प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पर यदि चर्चा न हो तो बात अधूरी ही रह जाएगी। और जिस तरह से हमने प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करना शुरू किया है राष्ट्रीय घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए, आप एक मंथली मैगजीन योजना चक्र, बहुत ही अच्छी मैगजीन है, उसको फॉलो कर सकते हैं अपने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए। अब इसमें मैं आपको जुलाई अंक कवर करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहली जो हेडिंग दी गई है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना, बिल्कुल याद रखना है इस योजना को, मजबूती से दिमाग में बैठा लिए, कॉपी में लिखिए। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम बदलकर लागू किया है। तो खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना अब किस नाम से जानी जा रही है? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। दूसरा प्रश्न बनेगा, इसमें कौन कौन सी योजनाओं को शामिल कर दिया गया है? तो याद रखिए, इसमें 6 योजनाओं को और जोड़ दिया गया है। कौन कौन सी योजनाएं? पहला आयुष्मान योजना, दूसरा संजीवनी सहायता कोष, तीसरा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, चौथा मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, पांचवा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। एक नजर देख लें, इस तरीके से एक नई योजना आ गई है, खूबचंद बघेल जी के योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। इस योजना की शुरुआत की तिथि भी याद रखनी है। इस योजना की शुरुआत 2018-19 में हुई है। कि कब हुई है? 18-19 में। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के केंद्र संरक्षित, राज्य संरक्षित और अन्य प्राचीन स्मारक। ठीक है, अभी आप इस पर एकदम परेशान मत हो, महत्वपूर्ण सारी घटनाएं मैं आपको कवर करा रहा हूं। वो एक जानकारी जो आपको दी गई थी, छत्तीसगढ़ की भुंजिया जनजाति और उनका रामायण कालीन संबंध, डॉक्टर शुभ्रा रजक तिवारी का ये लेख है। आप इसे एक लेख के तरीके से अभी पढ़ें और इससे संबंधित प्रमुख बिंदु मैं आपको भविष्य में कवर करा दूंगा। अभी हम करंट अफेयर पर अपना ध्यान फोकस रखना चाह रहे हैं। भुंजिया जनजाति के बारे में आप अपना जीएस बढ़ा ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं में अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। 14 फसलों के लिए एमएसपी को दी गई मंजूरी। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें और एमएसपी में भी आपको धान के एमएसपी को याद कर डालना है। बाकी फसलों का एमएसपी आप देख सकते हैं, एकदम से हर फसल का एमएसपी याद करके आप परेशान ना हो, जानकारियां तो सभी दी जाएंगी किसी भी मैगजीन में, लेकिन कम से कम आप धान के एमएसपी को याद रखें। धान के सामान्य ग्रेड का जो एमएसपी है 2024-25 के लिए 2300 और पहले 2023-24 के लिए 2183 रुपए था। और कितनी एमएसपी बढ़ गई, इस आंकड़े को भी याद रखना है। कितनी एमएसपी बढ़ गई? कितनी एमएसपी बढ़ गई? 117 रुपए। अब सेकंड फैक्ट जो इसमें आपको याद रखना है वो क्या है? हाल ही में केंद्रीय सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी है। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट मिशन में लिया गया। तो ये गवर्नमेंट की घोषणा है। और चूंकि धान पर बढ़ा, और साथ ही साथ यदि एक आंकड़ा और याद रखना चाहें कि केंद्र सरकार ने कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया, तो 14, ये भी याद रखने लायक है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 हो चुका, ये याद रखने लायक है। ग्रेड ए के भी धान का समर्थन मूल्य कितना ही है? 2300 ही है। और सामान्य धान का भी कितना है? 2300 रुपए ही है। अब आपको इंटरव्यू के संदर्भ में याद रखना है। इंटरव्यू के संदर्भ में इस तरह के प्रश्नों को जब आप पढ़ें तो आपको याद रहना चाहिए इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में कि एमएसपी क्या है, पूछेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। 1965 में स्थापित सीएससीपी या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न कारकों के आधार पर एमएसपी की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है। तो ये आर्टिकल आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। योजना चक्र की विशेषता भी है कि जिस करंट अफेयर की इसमें चर्चा की जाती है उससे संबंधित सभी प्रमुख बातें एक साथ दे दी जाती हैं। इंटरव्यू के लिए आपकी जुबान में खेलना चाहिए एमएसपी क्या है,
प्री के और सब इंस्पेक्टर इत्यादि परीक्षाओं के, व्यापम की परीक्षाओं के संदर्भ में आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि किस फसल का एमएसपी, खासकर धान का, ज्वार का, कपास का, मूंगफली का, ये जो बड़ी और महत्वपूर्ण फसलें हैं, इनका एमएसपी आपको पता रहना चाहिए। और ये सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाकर दिया भी गया है। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको मददगार साबित होगा, आप इसे जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए मेघदूत दामिनी ऐप, ये भी एक अच्छा ऐप है, इसे भी आप जरूर पढ़ें। हाल ही में मेघदूत और दामिनी ऐप का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। नाम से ही अपने आप में ये बातों को स्पष्ट कर रहा है। मेघदूत बिजली से कहीं संबंधित, बादल से कहीं संबंधित, और दामिनी, दामिनी का मतलब ही बिजली होता है। हाल ही में मेघदूत और दामिनी ऐप का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और ये आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि को रोकने में सहायक साबित होगा। अब ये अगला घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित। इसे मजबूती से दिमाग में बैठा लें। राज्य संचालित सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मरोदा वन जलाशय में राज्य की पहली 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित करेगी। राज्य की पहली 15 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां स्थापित हो रही है? मरौदा। और किसके द्वारा स्थापित हो रही है? सेल के द्वारा। मरौदा जलाशय है कहां? मरौदा जलाशय दुर्ग जिले में स्थित है। मरौदा जलाशय कहां है? दुर्ग जिले में स्थित है। अब इस योजना का कार्यान्वयन संयुक्त रूप से होगा, एनटीपीसी और सेल, तो दोनों जब आपस में मिल गया तो क्या नाम बनेगा? एनएसपीसीएल के माध्यम से इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। एनएसपीसीएल इस परियोजना का संचालन कर रही है। परियोजना कहां है? जगह याद रखना है, परियोजना कहां है? मरोदा। मरोदा कहां है? दुर्ग। और बाकी चीजें आपकी इच्छा है तो आप देखें। अब एक और घटनाक्रम, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ हुआ। हल्का सा याद रखें, राष्ट्रीय आम महोत्सव कहां हुआ था छत्तीसगढ़ में? यदि पूछा जाएगा तो रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखी प्रवासी पक्षी भिम्ब्रेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप निग्लेक्ट ना करें तो बेहतर है। कारण प्रवासी पक्षियों का भारत से बहुत पुराना संबंध है। आज ही मैं प्री की कक्षा में पढ़ा रहा था कि साइबेरियन सारस का दुर्लभ चित्र जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर ने बनाया। साइबेरिया से सारस मुगल काल में भी छत्तीसगढ़ में, भारत में आ रहे थे। आज भी प्रवासी पक्षी आते हैं। इन प्रवासी पक्षियों को लेकर के प्रश्न भी बनते रहता है। इसी में से एक प्रवासी पक्षी क्या है? भिम्ब्रेल। भिम्ब्रेल को स्थानीय भाषा में छोटा गोंग भी कहा जाता है। भिम्ब्रेल अपनी प्रभावशाली यात्रा के लिए जानी जाती है। कई महासागर और महाद्वीप पार करने में यह सक्षम होती है। इस कारण क्या है कि इसमें जबरदस्त नेविगेशन पावर होता है। यह एक तटीय पक्षी है, इसलिए पानी और पानी के आसपास पाए जाने वाले सभी कीड़े मकोड़े इसका आहार है। प्रवासी पक्षी भिम्ब्रेल को छत्तीसगढ़ में पहली बार जीएसएम जीपीएस टैग के साथ देखा गया है। यह पक्षी उत्तरी गोलार्ध से 4000 से 6000 किलोमीटर की दूरी तय करके छत्तीसगढ़ पहुंची है। इसे आर्थिनोलॉजिस्ट की टीम द्वारा खैरागढ़, बेमेतरा सीमावर्ती क्षेत्र, गिधवा परसदा वेटलैंड के पास कैमरे में कैद किया गया है। ये याद रखना है आपको, गिधवा परसदा वेटलैंड के पास भिम्ब्रेल पक्षी जो कि छोटा गोंग है वो छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखी। जाने इंटरेस्ट का विषय है। एक छोटा सा जीएस के रूप में याद रखें, गुरु घासीदास जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको A11 रैंकिंग दी गई, और ये ऐसी रैंकिंग पाने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। नेक के बारे में आप जानते ही होंगे। जो भी व्यक्ति कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जो प्रोफेसर है और कॉलेज में पढ़ा रहा है या ना भी पढ़ा रहा हो, तो कॉलेज से ग्रेजुएशन तो सभी लोग ही किए हैं। इंटरव्यू में आजकल नेक क्या है, नेक की रैंकिंग क्या होती है, और नेक रैंकिंग को लेकर के प्रश्न आते हैं। नेक क्या है आप जरूर तैयार करें। इस लेख में आपको नेक के बारे में भी जानकारी दी गई होगी, नहीं दी गई होगी तो आप याद रखें। A++ पाने वाला इस नेक की रैंकिंग में हमारा पहला जो विश्वविद्यालय है कौन सा बन गया? गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके बाद एक छोटा प्रश्न आपको याद रखना है,
ये भी इंटरव्यू के संदर्भ में या निबंध के संदर्भ में बार बार प्रश्न आते रहता है कि छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जो जानवर दिखाई देते हैं या गौवंशी मवेशी हमें दिखाई देते हैं वो बहुत दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इसे रोका कैसे जाए, इसके लिए गौवंश अभ्यारण्य योजना गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की जुबान में इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए और निबंध में भी आप ऐसी योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार सड़कों पर खुले में घूमने वाले बेसहारा गौवंशों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लाएगी। अब उसके बाद अगला पॉइंट बस इसमें से और याद रखना है कि ये योजना कौन कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित किया जाएगा। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत, राजस्व और वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य योजना संचालित होगी। तो ये इस पेज से आपको इतनी चीजें मेरे अनुसार काम की मिल रही है। और एक छोटा सा जीएस वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद रखें, नवोन्मेषी किसान पुरस्कार एनेश्वर वर्मा को दिया गया। तो ये वन लाइनर फैक्ट है, याद रखें। किसने दिया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के युवा किसान एनेश्वर वर्मा को नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया और एक कृषि के क्षेत्र में नवाचार इत्यादि के लिए दिया जाता है। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। इनका नाम आप याद रखें। फिर से एक अच्छा घटनाक्रम है, लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई। लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, ये संयंत्र आपको याद रहे, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अडानी पावर लिमिटेड अदानी समूह का एक हिस्सा है जो भारत के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है। यह भारत में ताप विद्युत के उत्पादन में लगी हुई है। लेंको अमरकंटक पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पठाड़ी गांव में स्थित एक कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। याद रखें, लेंको अमरकंटक पावर प्लांट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पठाड़ी गांव में। इस पावर प्लांट का स्वामित्व और संचालन लेंको इंफ्राटेक के पास था और 2024 में अडानी पावर ने लेंको अमरकंटक का अधिग्रहण कर लिया। इसकी नियोजन क्षमता 1920 मेगावाट है। इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल याद रहे। कहाँ है अधिग्रहण, इसका जो नियोजन क्षमता है वो कितना है और इसका अधिग्रहण किसने कर लिया, ये आप तीनों चीजों को याद रखें। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट और एसडीजी स्टेट प्रोग्रेस रिपोर्ट का विमोचन किया। एक समाचार के रूप में इसे याद रखें। लेकिन महत्वपूर्ण समाचार जो फिर से बहुत संभावित है, परीक्षा में पूछा जाएगा, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप जरूर इसे देखेंगे। कथक नृत्य क्षेत्र में रामलाल बरेठ जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ये छत्तीसगढ़ की एक बड़ी हस्ती है। ध्यान से सुने, 60 नोट्स बनाएं, याद रखें। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के रामलाल बरेठ को कथक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन है रामलाल बरेठ जी? रामलाल बरेठ का जन्म 6 मार्च 1937 को हुआ था। इनकी कथक नृत्य की शिक्षा 5 साल की उम्र में अपने पिता के सानिध्य में शुरू हो गई थी। तो पहला छोटा जीएस, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया? रामलाल बरेठ जी। सेकंड, रामलाल बरेठ का संबंध किस नृत्य से है? कथक। पंडित रामलाल बरेठ नृत्य के अलावा तबला वादन और गायन में भी पारंगत हैं। वे 77 वर्षों से कला साधना कर रहे हैं। गौरतलब है कि रामलाल बरेठ और उनके पिता कार्तिक राम बरेठ, उनके पिताजी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, रायगढ़ राजघराने से जुड़े रहे। अब रायगढ़ के राजघराने के बारे में हर छत्तीसगढ़ वाला जानते ही है। चक्रधर महोत्सव हर कोई जानता है, राजा चक्रधर का कला प्रेम हर कोई जानता है, उनकी किताबें हर कोई जानता है। जो नहीं जानता है तुरंत राजा चक्रधर और उनके साहित्य और उनके कला के क्षेत्र में योगदान पर एक नोट्स बना लेगा। वे रायगढ़ के चक्रधर संगीत विद्यालय से भी जुड़े रहे और इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसे अच्छे से आप याद कर लें हमेशा के लिए। मोआ में खुलेगी नगर निगम की पहली गारमेंट फैक्ट्री, ये भी आपको जरूर याद रखना चाहिए। और इस तरह की चीजों का आप भरसक प्रयोग करें अपने निबंध में।
छत्तीसगढ़ में विकास के बढ़ते चरण, छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा विकास के लिए किए जा रहे प्रयास, या किसी भी प्रकार से आप घटनाओं को आधुनिक तथ्यों से जोड़ेंगे तो ये आपके लिए काम आएगा। रायपुर के मोआ क्षेत्र में 45,000 वर्ग फीट जगह पर नगर निगम की पहली गारमेंट फैक्ट्री खुलेगी। गारमेंट फैक्ट्री का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। जानते होंगे पीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच की साझेदारी होती है। इकोनॉमी में हम इसे पढ़ते भी हैं। पीपीपी मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर रायपुर के मोआ क्षेत्र में गारमेंट फैक्ट्री खुल रही है, जिसमें 1000 महिलाओं को अनुबंधित एजेंसी निःशुल्क प्रशिक्षण देगी और इसकी लागत 15 करोड़ है। ये आर्टिकल आपके लिए काम का है। निबंध में आप इसका उपयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में रोजगार प्रयास में, बेरोजगारी के प्रयास में, महिला सशक्तिकरण के प्रयास में, क्योंकि ये 1000 महिलाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना है। दंतेवाड़ा में डेनेक्स नाम से कपड़ों का एक ब्रांड है। इसी थीम पर राजधानी रायपुर में भी नगर निगम द्वारा पहली गारमेंट फैक्ट्री तैयार की जा रही है। तो इसमें डेनेक्स शब्द को भी आपको याद रखना है। डेनेक्स नामक ब्रांड कहां से जुड़ा है? दंतेवाड़ा से जुड़ा है। नीनू इटिएरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो हमारा जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है, ये भारत के 17 रेलवे जोन में से एक है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है और इसके कार्यक्षेत्र में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल आते हैं। और इसे लघु रूप में द मु म रे मतलब दक्षिण पूर्व मध्य रेल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिलासपुर उसका मुख्यालय है। कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। ये एक बड़ा फैक्ट हो जाता है, इसको भी अपडेट कर लें। और उनमें अभी महाप्रबंधक के रूप में आ गई हैं नीनू इटिएरा जी, इनको भी आप याद रखें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सामान्य सा की नियुक्ति की गई है और ये समिति काम करती है शिक्षा के क्षेत्र में। यदि आप इसमें अहिरवारा के विधायक है डोमन सिंह कोरसेवाड़ा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी, सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो जी और कांकेर विधायक आसाराम नेताम जी इनमें शामिल हैं। इन चीजों को आप देख सकते हैं एक नजर, एक ध्यान से। मजबूती से याद रखना है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1 अप्रैल 2003। मजबूती से याद रखना है आपको, पीपीपी मॉडल से मोआ में क्या खुल रही है? गारमेंट फैक्ट्री। डेनेक्स क्या है? इस तरह की चीजों। अब एक और अच्छा न्यूज आपके लिए, विश्व की सबसे पुरानी नाट्यशाला में रामगढ़ महोत्सव। तो जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है उसे रामगिरी की पहाड़ी पर जरूर नोट्स तैयार करके रखना चाहिए। प्री मेंस इंटरव्यू सबसे ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। सीता बेंगरा जोगी मारा की गुफा हम लोग पढ़ाते ही रहते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भों में। इस पर क्या दिया गया है लेख में देखिए। विश्व की सबसे पुरानी नाट्यशाला। छत्तीसगढ़ में विश्व की सबसे पुरानी नाट्यशाला स्थित है। सरगुजा के रामगढ़ स्थित इस नाट्यशाला में 22-23 जून को 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। आषाढ़ महीने की शुरुआत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है आषाढ़ महीने का कालिदास से और रामगिरी की पहाड़ी से। कैसे? कालिदास ने मेघदूत की रचना की, ये प्रश्न भी आते रहता है। मेघदूतम या मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना। उस रचना का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है? तो वो रचना मानी जाती है कि रामगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में लिखी गई है। जिस प्राकृतिक सौंदर्य का जिक्र कर रहे हैं कालिदास राम अपनी मेघदूतम में, वो रामगिरी की पहाड़ी क्षेत्र से मैच कर रहा है। इसी सब चीज को आधार मानकर मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो पंडित मुकुरधर पांडे ने कालिदास की रचना मेघदूत के अनुवाद का भी काम किया। कालिदास महोत्सव का भी नाम आप सुनते ही हैं, जानते हैं। कालिदास जी पर भी आपको 101% 60 नोट्स रखना चाहिए। उज्जैनी के महाकवि विक्रमादित्य के 9 रत्न, साथ ही उनकी सारी किताबें कभी न कभी पूछी जाते रहती हैं। भारत का वो शेक्सपियर कहलाते हैं। बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको रिपीट करके सुन के देख लें, लिख लेंगे। कालिदास ने 2 प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे, रघुवंश और कुमार संभवम।
कौन कौन से दो प्रसिद्ध महाकाव्य? रघुवंश और कुमार संभवम। कालिदास ने 3 नाटक लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। फिर मेघदूतम और ऋतु संहारम, ये खंड काव्य। इतनी रचनाएं कालिदास की अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हैं। अब फिर से समझिए, रामगढ़ को महाकवि कालिदास की अमर कृति मेघदूतम की रचना स्थली माना जाता है। संस्कृति अकादमी भोपाल द्वारा इस ओर विशेष ध्यान देने पर रामगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से विशेष अध्ययन का केंद्र बन गया। लगभग 10,000 फीट ऊपर कालिदासम खुदा हुआ मिला। ये सब चीजों को आप इससे कवर करें। महोत्सव की शुरुआत कब से हो रही है, क्या हो रही है, इन्हें भी आप देखें, आयोजन का उद्देश्य देखें। इस पे आप 60 नोट्स बना लें, ये आपके लिए काम की बातें हैं। रामगढ़ पर्वत, जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफाएं, ये दुनिया का पहला एम्पी थिएटर। रामगढ़ पर्वत में जोगीमारा और सीता बेंगरा की गुफाएं हैं। दर्शनीय स्थल के बारे में आप देख सकते हैं। कालिदास की रचना मेघदूतम के बारे में मैंने आपको बताया ही। तो मेरा ध्यान आपका इस लेख की ओर आकर्षित कराने का उद्देश्य आप समझ ही रहे हैं। 22 से 23 जून का 2 दिवसीय यहाँ पर क्या हुआ है, आषाढ़ महीने में, आषाढ़ के शुरुआत में इसका आयोजन हुआ है। आषाढ़ का महीना मतलब समझते होंगे चैत, बैसाख, जेठ, फिर आषाढ़, वहीं से बादल घिरते हैं। और इसीलिए मोहन राकेश ने भी बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखा, आषाढ़ का एक दिन। उस नाटक का संबंध भी कालिदास से है। क्योंकि मैं करंट पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी सीमा पहचानता हूं। इससे ज्यादा मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो मेरा लिटरेचर हिंदी का क्लास बन जाएगा। लेकिन हाँ, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जान गए। योग का युग है। छत्तीसगढ़ की योग टीम ने गोल्ड मेडल जीता इंडो नेपाल योगा कंपटीशन में। 1 लाइनर फैक्ट, आप जरूर इसे याद रखें। फिर से एक बड़ा लेख है, इस लेख को आपको जरूर पढ़ना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होगा प्राचीन लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर वैसे भी आपको याद रखना है। कौन से मंदिर को? लक्ष्मण मंदिर को। अब ये कहाँ है, हर बच्चा जानेगा जो छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहा है। जो नहीं जान रहा है आज से जाने। महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर का प्राचीन लक्ष्मण मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होगा। जिनका जीएस सेक्शन में तैयारी का पहला दौर है, वो अपना खुद अब इन आलेख और मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर के आधार पर अपना जीएस मजबूत करने का बेहतर काम करना शुरू करें। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची क्या होती है, कैसे यूनेस्को इसको जारी करता है, वर्ल्ड हेरिटेज की यूनेस्को सूची, इस पर आप खुद से एक नोट्स बनाएं। छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से स्थल इसमें शामिल हैं, ये भी आपके नोट्स में आप अपडेट करें। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, करंट अफेयर में क्या इंपॉर्टेंट है। महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर का प्राचीन लक्ष्मण मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार मिश्रा ने सिरपुर का दौरा किया। इसमें पुरातात्विक उत्खनन, ऐतिहासिक अनुसंधान, वास्तुशिल्प अध्ययन, सांस्कृतिक सर्वेक्षण, मानव विकास, जैव विविधता मूल्यांकन और सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। तो पहला और आखिरी फैक्ट ये सारे लेख से उभर कर आ रहा है। लक्ष्मण मंदिर का नाम याद रखें। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है याद रखें, सिरपुर में है, किस जिले में है याद रखें, और यूनेस्को की धरोहर सूची में वो शामिल हो रहा है। प्रसिद्ध सिरपुर लक्ष्मण मंदिर के अलावा ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है। प्रसिद्ध सिरपुर लक्ष्मण मंदिर के अलावा गंधेश्वर मंदिर और बौद्ध मंदिर भी, बौद्ध विहार मंदिर भी सूची में शामिल किए जाएंगे। सिरपुर पे 60 नोट्स जरूर बना लें। गौरतलब है कि सिरपुर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पुरातात्विक स्थल हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर, मठ और शिलालेख मौजूद हैं। देश में खोजे गए पुराने मंदिर में छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर अनोखा है, लाल ईंटों से बना है। ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। और जब भी आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, आप सिरपुर के बारे में जानकारियां जरूर पढ़ते ही होंगे।
आप सिरपुर को भी जाने, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को भी जाने। यहाँ पर कुछ चीजें और दी गई हैं, वह भी मैं आपको बता ही रहा हूं, ताकि आपको अपने ज्ञान को अपग्रेड करते मिले, पुराने ज्ञान को नया करते बने। नागर शैली में बना लक्ष्मण मंदिर है खास। भारत में मंदिर निर्माण की बहुत सी शैलियां, जिनमें 3 शैलियां सर्वप्रमुख। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली नागर, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़, और जिन मंदिरों में दोनों शैलियों का मिश्रण वो बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। अभी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो बना है वह भी नागर शैली में है। सिरपुर का मंदिर भी कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। महासमुंद की और एक विशेषता, सिरपुर के एक और विशेषता, खासकर सिरपुर की, सिरपुर में कितने धर्मों का संगम है? देखिए, सिरपुर 3 धर्मों का संगम है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मौजूदगी को दर्शाता है। सिरपुर के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 21 शिव मंदिर, 10 बौद्ध विहार, 5 विष्णु मंदिर और एक जैन मंदिर है। तो हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर। दूसरा, सिरपुर में शैव राजाओं का शासनकाल हुआ करता था। सिरपुर दक्षिण कौशल की राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन काल में इसे श्रीपुर कहा जाता था, आप हिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे। सोमवंशी राजा हर्षगुप्त का नाम आपने सुना होगा। हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद वाष्टा देवी, राजमाता वाष्टा ने अपने पति की याद में इस मंदिर को बनाया था, इसलिए इस मंदिर को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से आप याद रखें इसके बारे में, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के बारे में। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में प्राचीन मूर्ति मिली, ठीक है। रायपुर जिले में नारी शक्ति से जल शक्ति अभियान शुरू। तो ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद रखें, नारी शक्ति से जल शक्ति, ये अभियान कहां से शुरू हो रहा है? कहां शुरू हो रहा है? 24 जून में कहां से शुरू हो रहा है? रायपुर से। महिला समूह द्वारा गांव-गांव में जल संरक्षण के लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में बस्तर ने जीता प्रथम पुरस्कार। ये भी वन लाइन फैक्ट के रूप में आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। गुवाहाटी में म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। एक नजर आप इनके नाम को देखिएगा। फिर किसान सम्मान निधि हमेशा से चर्चा में रहती है, तो इस सम्मान निधि को भी आप जानें। जब भी आप इकोनॉमी से संबंधित और कृषि से संबंधित लेख लिखें, सरकार के प्रयास लिखें, तो गवर्नमेंट की अद्यतन योजनाओं का उसमें जिक्र जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सम्मान किसान निधि की योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 23,59,000 से अधिक किसानों को 483 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि अंतरित की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वाराणसी से 17वीं किस्त जारी की है। ये योजना कब से प्रभावी है? 24 फरवरी 2019 से है। इस तरह से आप किसान सम्मान निधि के बारे में भी कुछ जानकारियां रखें। अब इसमें छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स सेक्शन पर चर्चा की जाएगी। तो ये गतिविधियां, स्पोर्ट्स से जुड़ी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, पर मैं इस वीडियो को इस लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जितना कुछ आपने पढ़ा एक वीडियो लेक्चर की दृष्टि से वो पर्याप्त हो जाता है। पहले आप उसे बार बार दोहराएं और दोहराने के बाद उसे लिखें। मैं आपको बार बार प्रेरित कर रहा हूं, वीडियो सुनने से आपको अधिक फायदा नहीं है। यह फायदा तभी अधिक होगा जब आप वीडियो में जो कुछ सुनते हैं उसको पेन कागज के साथ कॉपी में लिखना शुरू करें। मेरा निवेदन है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। वीडियो सुनने में सहायक है, अध्ययन को रोचक बना रहा है, लेकिन आपका ज्ञान परीक्षा हाल में तभी काम आएगा जब वो आपके दिमाग में उतरे, और दिमाग में उतरने के लिए उसके साथ समय बिताना जरूरी है। इसलिए आप इसे जरूर लिखें। अगले घटनाक्रम पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।